हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक बार आज फिर से आपका स्वागत है। एक नया आज हम फिर से एक इंटरव्यू लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो मैथमेटिक्स में IPHD का इंटरव्यू कैसा होता है, इंटीग्रेटेड PhD का इंटरव्यू कैसा होता है, वो कैसा मतलब उसका एक एक्सपीरियंस लेके आइए। और कुछ लोगों को ये भी जानना था कि हम जैम की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो आज हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिस्टर सैन से आज हम बात करने वाले हैं। उन्होंने वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, मिदनापुर से हैं वो बेसिकली। तो उन्होंने अपने कंटिन्यू में ही अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ मैथमेटिक्स में जैम क्रैक किया है। उनकी रैंक भी अंडर 100 है। ठीक है, उनकी काफी अच्छी रैंक है। तो आज वो आपको डिटेल में बताएंगे कि आप जैम कैसे क्रैक करें विदाउट कोचिंग। तो आप अगर ये वीडियो लास्ट तक अगर देखते हैं तो आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो जो सयन जी हैं उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मिदनापुर में एक डिग्री कॉलेज है वहां से कंप्लीट की है। उन्होंने 18 में एडमिशन लिया था और 21 अभी चल रहा है, तो उनका सेशन अभी चल ही रहा है। लेकिन उन्होंने जैम दिया, जैम में उन्होंने 93 रैंक अचीव की ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद उन्हें जो अभी अचीवमेंट है वो है उन्होंने IIT बॉम्बे में मास्टर्स में उन्हें जो है मिल गया है। ठीक है, MSc करने के लिए। उधर उनको आइजर भोपाल में इंटीग्रेटेड PhD में मिल गया है। तो अभी वो क्योंकि वो रिसर्च के लिए अपने आप को ओरिएंटेड समझते हैं, उनका इंटरेस्ट रिसर्च में ज्यादा है, तो वो अभी जो है आइजर भोपाल में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो आइजर भोपाल से अपने आने वाले टाइम में इंटीग्रेटेड PhD कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम तो ये दुआ करेंगे कि वो किसी IIT में NIT में एज ए फैकल्टी रिक्रूट भी हो, जिससे कि हमारे इंडिया को अच्छे अच्छे टीचर्स जो है मिल सके। तो सयन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम से टाइम निकाला। क्योंकि अभी देखिए सयन के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ सकता है, कोई जो है मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकता है, तो उन्होंने उसके लिए थोड़ा टाइम निकाला है चैनल के लिए, आप लोगों के लिए। तो आप उसका उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। मैं भी सयन जी का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था मैथ ऑनर्स में, जो है वेस्ट बंगाल में मिदनापुर कॉलेज में, एक डिग्री कॉलेज है वहां पर। उसके बाद उनकी अभी जो है BSc जो है अभी चल रही है। उसके साथ साथ उन्होंने जैम दिया, जैम में उन्होंने अच्छा खासा रैंक अचीव किया है। उसके साथ साथ जो है BSc के बाद एक और एग्जाम लगता है NBHM। तो NBHM के बारे में मैं बताऊं, उससे बहुत ज्यादा पता है हमारे सयन जी को, तो वो आपको डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि NBHM एग्जाम क्या है, इससे कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, किन किन चीजों के लिए यूजफुल होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू को। तो सयन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपका IIT बॉम्बे में मास्टर्स में हुआ है और आइजर भोपाल में इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन हुआ है। तो अभी आप ये बताइए कि सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, वो जो व्यूअर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं, उनका काफी सारे लोगों का हम PhD के इंटरव्यू के बारे में बाद में आएंगे। सबसे पहले तो उनको ये बताइए कि आपने जैम में इतनी अच्छी रैंक कैसे अचीव की। क्योंकि आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ लोग बाग दिन प्रतिदिन कोचिंगों के लिए जो है भगे जा रहे हैं। कोई बोलता है कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्या, कोई बोलता है सर कोचिंग के बिना कैसे जैम निकल सकता है। तो आपने कंटिन्यू में इतनी अच्छी रैंक जो अचीव की है, जो एक इम्पॉसिबल सा काम है, वो आपने कैसे किया, उसके पीछे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, वो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो सबसे पहले तो मैं दिलीप भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव चालू की। इससे बहुत हम जैसे जूनियर स्टूडेंट को बहुत ही हेल्प हो रहा है। मेरा खुद का हेल्प हुआ है। मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो मैंने उनका वीडियो भी देखा, तो मेरा बहुत ही हेल्प हुआ है। सबसे पहले मैं इसलिए दिलीप भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी। और इसके बाद हम अगर जैम के बारे में जो पहला दिलीप भाई ने बोला लगभग इम्पॉसिबल सा काम है, मैं इसको बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा काम नहीं बोलूंगा। मतलब मैंने बहुत ही मेरा हर एक स्टूडेंट का हमारा जो वहाँ से क्वालिफाई करते हैं, जब मैक्सिमम 90% स्टूडेंट विदाउट कोचिंग क्लियर करते हैं, ये कह सकते हैं। तो इम्पॉसिबल काम कोई कुछ नहीं है। तो जैम के लिए अगर आपको जैम क्लियर करना पड़ता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है माइंड सेट होती है। तो हाँ, तो मैं जैम के बारे में जो बोल रहा था, तो जैम अगर जैम को क्लियर करना है, क्या जैम हो या और भी किसी भी MSc के मास्टर्स के लिए एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, तो पहले जो चीज़ है माइंड सेट सेट करना पड़ता है। तो आप जब BSc ऑनर्स में हम जब एनरोल होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, तो एक थ्रू प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो क्या होता है, हम जब BSc फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बेसिक
ज़्यादा सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाया जाता है। तो पहला जो काम होता है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ग्रो करना होता है, तो कि हम जिस काम करें तो उसमें हमें अच्छा लगे। तो मैथमेटिक्स में हम पहले सीखें, उसके बाद हम धीरे धीरे एंट्रेंस के लिए तैयार करें। तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, जो हम शायद ये भी समझ लो, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल हुए तब हम थोड़ा थोड़ा बेसिक सिखाया जाता है। उसके बाद हम जब सेकंड सेमेस्टर में आए तो हमें स्केल एनालिसिस पढ़ाया जाता है। तो वहां से हमारा जो एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। तो ऐसा होता है कि क्या हम रियल एनालिसिस का टॉपिक पढ़ लिया, समझो, जब हम उस टॉपिक के लिए जैम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख कर तो एक एक सॉल्व करने की कोशिश होता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या मैक्सिमम ऐसा भी हो सकता है दिन में 3-4 प्रॉब्लम ही ट्राई करें, 3-4 प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पहले से क्या करना पड़ेगा, हमको धीरे धीरे ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही माइंडसेट हमें तैयार करना पड़ता है जैम के लिए। ओके, तो सयन जी आप मुझे ये बताइए, जैसे इतना ब्रॉड सिलेबस है आपके मैथमेटिक्स का, जैसे हम स्टार्टिंग हाँ से ही काफी सारी बुक्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके इंटीग्रल कैलकुलेशन है, आपकी डिस्क्रीट है, अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, हाँ और भी काफी सारे हैं। तो इतना सारा मतलब आपने पढ़ने के बाद इतनी सारी थ्योरम्स होती हैं उसमें, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? आपने कोई प्रॉपर नोट्स बनाए थे जो आपने लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे पढ़ पाए, या किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रही है एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई नोट्स वगैरह या फिर कोई देखें, जो थ्योरम्स तो होंगे ही। तो थ्योरम्स के लिए तो आपको समझना पड़ता है थ्योरम का क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, मतलब उस थ्योरम के थ्रू क्या रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा है। तो हम जब थ्योरम को अपने माइंड का अपने ही तरफ से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उस थ्योरम को रिमाइंड करने में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर हम ये समझे कि उस थ्योरम में को जो हमें सिखाया जाता है, जो उस थ्योरम के थ्रू हमें जो देना चाह रहा है वो हम समझे, तो उस थ्योरम को भी हमें रिमाइंड करना इतना ज्यादा कोशिश नहीं होगा। और अगर आप सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में तो सिलेबस तो होगा ही ज्यादा, लेकिन आपको अगर बीएससी ऑनर्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि आप बहुत एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा जो बेसिक है, रियल एनालिसिस या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी या फिर रिंग थ्योरी या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बेसिक से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें या फिर ग्रुप्स के बारे में, तो फिर बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप क्लियर करें तो जैम सफिशिएंट। अच्छा सयन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे सयन जी ने अभी बिना किसी कोचिंग वगैरह के अपना जो है निकाला हुआ है ये जैम, तो आप भी जो है बिना कोचिंग के जैम निकाल सकते हो। बस आपका जो है माइंड सेट होना चाहिए, जैसा कि सयन जी ने बताया कि आपका माइंड सेट अगर सही है तो आप जैम निकाल पाओगे। तो सयन जी, अभी आप हमें ये बता दीजिए कि मैथमेटिक्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्स लिए जाते हैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम में, जिससे कि आप एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी वगैरह में एडमिशन ले सकते हो? हाँ, तो इसके बाद में बोलने के बाद मैं पहले ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि दिलीप भाई ने कोचिंग के बारे में पूछा। देखिए, कोचिंग हाँ हेल्प तो जरूर करता है, हेल्प में ऐसा मैं नहीं कहूँगा कोचिंग गलत है, बहुत सही चीज है। अगर आप मैथमेटिक्स आप सीख रहे हैं तो कहीं से भी सीख रहे हैं, टीचर से, फ्रेंड से, बुक से, चलता है कोचिंग से भी। लेकिन जो आप किस लिए कर रहे हैं वो बेसिक चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप समझ लो कोचिंग के साथ कुछ सीख रहे हैं, वैसे आप कॉलेज का टीचर से भी सीख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और अगर आप कोचिंग में आप एक कहोगे कि उन्होंने अच्छा गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज देते हैं, वो चीज आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कि समझ लो पहले आप जो प्रीवियस आपको क्वेश्चन तो नेट में अवेलेबल है, बिना आंसर की देखे पहले प्रीवियस का कौन सा डाउनलोड करो और फिर एक टाइम फिक्स करें, उस टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं टाइम बाय टाइम कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप खुद भी वो चीज एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए कोचिंग मैंडेटरी है ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, खुद भी किया जा सकता है। लेकिन कोचिंग हाँ हेल्प तो करता है, लेकिन खुद भी आप वो चीज कर सकते हो। और जो बात उन्होंने कहा कि एमएससी के लिए और फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो एग्जाम दिया जाता है, हाँ, आप मैथमेटिक्स में आप जैम दे सकते हो। जैम के थ्रू जैसे हमारा आईआईटी में एमएससी होता है, और आईआईटी में एमएससी, उसके बाद एनआईटी में भी आप एनरोल हो सकते हो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। और आप जैसे कि समझ लो आप आईआईएससी बैंगलोर में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के अप्लाई कर सकते हो। जो आइजार्स हैं, आइजार्स में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका वही रैंक के बेसिस पर उसके बाद आपका इंटरव्यू का शॉर्ट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, तो इंटरव्यू पर फर्दर जो जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। लेकिन आपका जैम जैम का रैंक के थ्रू ये अपॉर्चुनिटीज है।
और एक आप एग्जाम बोल सकते हो कि एनबीएचएम एग्जाम, जो कि एनबीएचएम में आप क्लियर करो तो एनबीएचएम जो मास्टर्स होता है एनबीएचएम का, और एक खास बात ये होता है कि अगर आप एनबीएचएम क्लियर करते हो और कोई भी इंस्टीट्यूट में एमएससी के लिए एनरोल होते हो तो आपका मंथली एक फेलोशिप दिया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए आप एनबीएचएम क्लियर कर सकते हो, और जैसे एनबीएचएम के थ्रू आप आईजास में इंटीग्रेट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बार थोड़ा कोविड की वजह से एनबीएचएम का जो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो लेकिन जब टाइम ठीक हो जाएगा तो एग्जाम भी फिर से चालू हो जाएगा, तो आप खुद को भी एनबीएचएम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और एक जो एग्जाम होता है टीएफआर के लिए भी आपको प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा टीएफआर को लिए भी आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब वही जो चीज है बेसिक्स क्लियर करो और फिर उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो उसके लिए भी आपका पैरेलली प्रिपरेशन चलता रहेगा। अच्छा देखिए, अभी हमारे व्यूवर्स से मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। अब देखिए, अब वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो नेटवर्क इशू के लिए सॉरी। चलिए इंटरव्यू को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो सहन जी, अभी आप ये बताइए कि जो एक तो ये बता दीजिए कि एनबीएचएम की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों को एनबीएचएम की फुल फॉर्म नहीं पता है। नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ओके, और इसके फॉर्म कब आते हैं इसके जनरली? फॉर्म लगभग जैम का जो एग्जाम होता है फरवरी में, उसके बाद ही मार्च या अप्रैल में एनबीएचएम डॉक्टरल स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, उसके बाद एनबीएचएम मास्टर स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है। ओके, तो जैसा कि मतलब सयन इसका जी दो ने होता बताया, और एक मास्टर। आप सभी जो है एनबीएचएम के थ्रू भी एडमिशंस ले सकते हैं। तो एक चीज मैं आप सभी को अभी बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए, अगर आपको सयन जी से डायरेक्टली कोई बात करनी है, कोई टिप्स लेनी है या किसी एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है, तो आप उनसे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी मेल आईडी, उनकी मेल आईडी पे आप उनको मेल कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए अभी बिना देरी के हम इंटरव्यू को आगे करते हैं। तो सहन जी, अभी आप ये बताइए, जैसे आपके इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें, मैथमेटिक्स में इतने सारे पेपर्स आप पढ़ के जाते हो, तो जब आप इंटरव्यू के लिए गए, यहाँ पे आपके आईआईटी बॉम्बे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे एक मतलब अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है इंडिया में अगर माना जाए। तो आईआईटी बॉम्बे में आपने क्या फील किया कि आपके इतने सारे पेपर्स में से कौन से ऐसे पेपर होते हैं जिन पर की फोकस ज्यादा किया जाता है इंटरव्यू के दौरान? कि सपोज दैट कि वो लोग अलजेब्रा पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं या रियल एनालिसिस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो कौन से पेपर्स हैं जिन पे वो फोकस ज्यादा करते हैं इंटरव्यू के दौरान? हाँ देखिए, जो मेरा जो आईआईटी बॉम्बे में एमएससी के लिए सिलेक्शन हुआ है उसके लिए तो कुछ अलग से इंटरव्यू नहीं होता है, उसके लिए जैम में ही आपको रैंक लाना पड़ता है। तो अगर जैम में रैंक लाने का मतलब सिर्फ जैम में भी नहीं, मैंने ये नोटिस किया है कि जो बीएससी लेवल के बाद एमएससी के लिए एंट्रेंस जो सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें ले मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक रहते हैं वो रियल एनालिसिस पहले सब रहता है, उसके बाद रहता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और फिर लीनियर अलजेब्रा। अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ले होंगे तो फिर मैक्सिमम जो एंट्रेंस होगा उसके लिए मतलब मैक्सिमम सिलेबस ही कवर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर तो हर एक एंट्रेंस में रहता है, लेकिन इन तीनों जो चीज है, इन तीनों जो टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही होगा कोई भी एमएससी के लिए एंट्रेंस दे। और जैम में रैंक लाने के लिए ऐसे लगता है कैलकुलस क्वेश्चन आता है या फिर इंटीग्रल कैलकुलस से भी क्वेश्चन आते हैं, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ये भी आपको दो चार क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन भी रैंक बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा और ये सारे इन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़े। और जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जैम में सिर्फ आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो उनसे भी आप तीन चार क्वेश्चन, ज्यादातर तीन चार नहीं तो एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू के बारे में बात करें, देखिए मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता हुआ है, मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस हर एक उसका तरफ ही होगा, लेकिन वहां पर जो इंटरव्यू में आपको टॉपिक पूछा जाता है तो मैं टॉपिक बताना पड़ता है। लेकिन टॉपिक मैंने ये देखा है कि इंटरव्यू में इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, इन तीनों से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे।
अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं तो इसलिए आप इन तीनों टॉपिक्स को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्कोप देंगे कि आप कौन सी टॉपिक में कर सकते हैं। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस में बात करें तो जैसे ही हमारा जो आईआर भोपाल का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें हम ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है इस बार। तो ऑनलाइन में हमें पहले हमारा जो बैच था 6 लोगों को लिंक दे से हमें गूगल मीट से ज्वाइन कराया। उसके बाद उन्होंने जो फिर फॉर्मल जो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और लिंक दिया, वहाँ पर एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो वहाँ पर इंटरव्यू जाने के बाद मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे या फिर आपको ऐसा कुछ भी नहीं। वो बहुत ही फ्रेंडली मतलब आपको जो सिचुएशन देते हैं वो आप लोगों को हेल्प भी करते हैं। पहले वो आपको थोड़ा फॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बारे में बोलो, आप कौन सी कहाँ से बीएससी कर रहे हैं, आपका टॉपिक इंटरेस्ट क्या हो। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके सेन जी, आपने मतलब अच्छी डिटेल में सब कुछ समझाया है, तो आई थिंक ये हमारे व्यूवर्स को काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे सपोज आपने अपने जो इंटरव्यूज दिए हैं उनसे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सपोज कि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है और वो क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको आप क्या सोचते हो कि मतलब आपको ये कह के आगे निकलना चाहिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फील्ड और विद दिस टॉपिक, या आपको ट्राई करना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, या किस तरह से मतलब आपका जो है उस टाइम पे वे नजरिया आपका होना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू का ये भी नहीं रहता कि हम हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। मतलब हमारे तरफ से जितना भी हो सका वो आंसर दें। तो इंटरव्यू आप जब जाएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि वहां पर हर एक क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन ही होगा शायद, तो आपको एक दो क्वेश्चन में अटकते हैं। तो वहां पर पहले कि आप खुद वहां पर ट्राई करने का कोशिश करें। तो ऐसा क्या होता है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप सही ट्रैक में जा रहे हैं तो आप फैकल्टी लोग आपसे पूछते हैं। जैसे कि मेरा एक रियल एनालिसिस में मुझे एक लिमिट कैलकुलेट करने दिया था। ऐसा ऐसा टाइप का उन्होंने मुझे पूछा कि देखो इस लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, और फिर अगर एग्जिस्ट करता है तो ये लिमिट क्या होगा। उन्होंने मुझे पूछा कि लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल बाई एन लॉग एन का लिमिट एन टेंसिटी में क्या होता है। तो मैंने पहले सोचा क्या करूं, तो मैंने फिर ट्राई किया। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं स्क्वीज थ्योरम से ट्राई अप्रोच कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो फिर मैंने अपर बाउंड ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे एक लोअर बाउंड ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप e टू दी पावर x का सीरीज यूज करके कुछ ट्राई करें। तो मैंने जब ट्राई किया तो प्रॉब्लम सॉल्व कर। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप अटक जाते हैं तो आप जरूर उन लोगों को हिंट देंगे। और अगर हिंट देंगे, आप अगर खुद भी ट्राई करते हो तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो वो आपको बताएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, तो सबसे पहले जो करना चाहिए कि आप ऑनेस्टली उनको बोल दें कि मुझे इन टॉपिक में आता नहीं। तो वो लोग जरूर टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन कुछ गलत आंसर मत देना। या बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ गलत आंसर अगर दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से ही होगा। तो आप बहुत ही डेंजर क्रिटिकल सिचुएशन में खुद को लेते जाएंगे। इसलिए आप ये ट्राई करें, जो भी आंसर दे सही आंसर दे, आंसर देने की कोशिश करें, और फिर आपका जो अप्रोच है उनको बताएं तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। ओके सेन जी, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने आई थिंक ये इंटरव्यू जो है काफी लोगों की हेल्प कर पाएगा। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फ्यूचर रिसर्च लाइफ के लिए। अब मैं तो कहूँगा कि आप अच्छे से अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी जो है वो कंप्लीट कीजिए और किसी आईआईटी में आप फैकल्टी वगैरह लगिए। तो यहाँ पे हमारे इस इंटरव्यू के दौरान थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा, उसके लिए मैं हमारे व्यूअर्स से क्षमा मांगना चाहूँगा, सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगती हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, लोगों के पास भेज सकते हो जिनसे कि उनको भी हेल्प कर सके। और मेरा मानना तो देखिए ये है कि नेटवर्क वगैरह एक अलग चीज है, लेकिन आप लोगों के पास अगर नॉलेज पहुंच सकती है, किसी का एक्सपीरियंस पहुंच सकता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आपको साइंस आप देख रहे हो, ये कोई
कॉमेडी का कोई चैनल तो है नहीं जहाँ पे मतलब आपको बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट अपना कर सकें। लेकिन कई बार होता है कि सामने वाले पर्सन के पास इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, कई बार हमारे पास नहीं हो पाती है, तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा। और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सैन जी, आप लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे अपने व्यूवर्स को, क्योंकि वो लोग कुछ डिमोटिवेटेड से रहते हैं कि नहीं जैम नहीं निकलेगा, नहीं इंटरव्यू नहीं निकलेगा, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? इंटरव्यू में हाँ कैसे अपना वो माइंडसेट रखें, मतलब, एग्जाम में कैसे रखें? हाँ मतलब वैसा कुछ भी नहीं है कि जैम नहीं हुआ कि मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है और क्या हुआ, ऐसे कुछ भी मत सोचो। जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, और फिर अगर जस्ट जो होना है उसे छोड़ दो। अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा खुद को इतना पैनिक में मत डालो, और फिर अपना जो पढ़ाई है उसमें फोकस करो, इतना है। चलिए ठीक है सयन जी, तो आज का हम अपना जो वार्तालाप है यहीं पे समाप्त करते हैं, ये इंटरव्यू का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में आने के लिए। बाय बाय। हाँ, आपको भी धन्यवाद।